एक ही दुआ करता हूँ आज़म खान साहब के लिए कि वो किसी भी पार्टी में जाएं, आरएसएस और बीजेपी को छोड़ के और उसकी समर्थित पार्टियों को छोड़ के। जैसे एक बिहार में है जन स्वराज पार्टी, वो आरएसएस की पार्टी है। एक हमारी हैदराबाद में, ये तेलंगाना में पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये सब पार्टीज़ को छोड़ के अगर वो किसी भी पार्टी में जाएं, चाहे सपा में ही रहें, चाहे बसपा में जाएं, चाहे किसी और पार्टी में जाएं, लेकिन अपनी इज्जत से कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। मैं ये सभी जो हमारे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके नेताओं से यही कहता हूं कि अपनी इज्जत, विकार और हक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, आंसू नहीं निकलने चाहिए कभी भी। जिस नेता के आंसू निकल जाते हैं ना, वो पूरे समाज को कमज़ोर करते हैं आंसू। तो ये बहादुरी से रहें, क्योंकि अगर हम नेता बनना चाहते हैं तो हमारा पहला फ़र्ज़ ये है कि हम अगर मुस्लिम लीडर, तो पहले भी और भी बड़ा फ़र्ज़ है कि अल्लाह के अलावा किसी से ना डरें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेरी उनको यही दुआ भी है और सलाह भी है कि वो इज़्ज़त से रहें, जहाँ भी रहें। जहाँ इज़्ज़त नहीं है, जहाँ नज़र आ रहा है कि इज़्ज़त नहीं है और नहीं मिलेगी भी, तो वहाँ वो ना रहें। मेरा ऐसा ही उनके लिए दुआ है। जैसे उन्होंने स्वयं ही कहा है ना, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। तो अभी वो आने वाले वक्त बता देगा। अगर वो कोई आरएसएस से कनेक्टेड पार्टी ज्वाइन करते हैं तो समझ में आ जाएगी बात। इसमें कोई ज़्यादा देर तो है नहीं। देखिए, बसपा के अंदर और कांग्रेस के अंदर और सपा के अंदर और तेजस्वी यादव साहब की आरजेडी के अंदर और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी आरएसएस और बीजेपी के स्लीपर सेल्स हैं। और बसपा में तो एक ही आदमी अगर निकल जाएगा तो बसपा के ऊपर ये जो सारे इल्ज़ाम लगते हैं वो एक सेकंड में मिश्रा जी के निकालते ही सॉल्व हो जाएंगे। अभी चुनाव थोड़ा दूर है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि मायावती जी मिश्रा जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देंगी, उसके बाद ये इल्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। इज़्ज़त ना सिर्फ अपने लिए, बल्कि जिस समाज को, जिस वोट बैंक को, जिस वोटर्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए बहादुरी से लड़ाई करनी चाहिए। किसी भी नेता को जेल या जेल से बाहर में मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। इसका कोई बहुत बड़ा इशू बनाना नहीं चाहिए। आरएसएस और बीजेपी सभी नेताओं को मरवाना चाहती है, सभी नेताओं को जेल में भेजना चाहती है जो भी उनके खिलाफ जाएंगे, या फिर उनको वॉशिंग मशीन में से निकाल के ईडी और सीबीआई और जेल के थ्रू एक वॉशिंग मशीन जो आरएसएस और बीजेपी की है उसमें से निकाल के अपने जैसा बनाना चाहती है। इसको छोड़ के बहादुरी से, और समय आ रहा है, अब कोई ज़्यादा समय बचा नहीं है। अम्बेडकरवादियों का राज आने में कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है, बहुजन के लोगों का भी राज आने में ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो थोड़े दिन का संघर्ष कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जेल क्या, गोली भी मिले तो जेल। सर, जो आजम खान है वो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के, तो सपा का कोई नेता उनको रिसीव करने नहीं गया जेल में, तो क्या उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा भी? पॉलिटिकल कैरियर इंपॉर्टेंट ही नहीं है ना, जिस चीज़ को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक मजलूम कम्युनिटी की आवाज़ उनको माना जाता है। इसीलिए ओवैसी साहब को भी तकलीफ हो रही है कि अब जैसे एक एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, एक हमारे दोस्त ने एक तोता पाला था, अच्छा वाला बढ़िया, वो था ना काकतिया, वो पाला था। तो कुछ दिन बाद वो अच्छा गाना नहीं सुना पा रहा था या उतना अच्छा नहीं बोल पा रहा था, तो जो दोस्त था हमारा एक और काकतिया ले आया, एक और। तो जो पहले वाला काकतिया था वो सबसे ज़्यादा परेशान हुआ। हालांकि मालिक ने ये कहा उसके, जो हमारा दोस्त था, कि हम दोनों को बराबर का खाना देंगे, बराबर की फैसिलिटी देंगे, लेकिन तब भी पहले वाला जो ईर्ष्या करने लगा दूसरे वाले से, मैं यही कह के अपनी बात खत्म करूंगा। ओवैसी साहब को शायद ये परेशानी तो नहीं हो रही, वो बिल्कुल भी पीछे ना हटें। अगर सपा भी, मैंने तो उनको तब भी कहा था, मैं तो रामपुर गया भी था ना, अभी चुनाव जो मैंने ईवीएम के लड़ा था, मैंने तब भी उनकी फैमिली से कहा था कि हम लोग हैं ना, हम लोग सबसे आगे रह के उनकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन उनके पास क्योंकि बड़े बड़े वकील हैं तो हमारी ज़रूरत नहीं पड़ी, सपा की ज़रूरत उन्हें पड़ी। हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस मुद्दे पे उनके साथ हैं, वक्फ के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए हम उनके खिलाफ हैं, पहले भी थे और आज भी। अगर लेकिन मुसलमान होने की हैसियत से उनकी बेइज्जती की जाएगी, उनको प्रताड़ित किया जाएगा, तो हम लोग सबसे आगे रह के उनकी हिफाजत करें। आरएसएस और बीजेपी, अब यही तो, ये कयास क्यों लग रही है उनके ऊपर, कयास क्यों लग रही है कि वॉशिंग मशीन का दर्शन कराया गया उन्हें? वो आरएसएस और बीजेपी नहीं किया ना। जैसे बहुत सारे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, आरपीएन सिंह साहब, एक थोड़ी लंबी लिस्ट है, ये अजीत पवार साहब, शिंदे साहब, कितनी नाम गिनवाऊं मैं आपको। ये अब इज्जत से रहेंगे, किसी भी पार्टी में जाएं, चाहे बसपा में जाएं, क्योंकि वो उनकी अपनी इज्जत नहीं है, वो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें, तब इज्जत से रहें। अपने पर्सनल मसले में किसी के हाथ जोड़ें, पैर पकड़ें, रोएं यहाँ से। मुझे ना दानिश अली साहब से कुछ प्रॉब्लम थी ना किसी और से, लेकिन जब उनको मुस्लिम समाज के नाम पे प्रताड़ित किया जाता है,
अगर वो लीडर हैं तो उन्हें कोई भी दुख हंसते हंसते झेलना चाहिए। क्या किसी सपा से खिलाफत करेंगे ये? अब वो तो वक्त ही बताएगा आने वाला। नहीं, आपको क्या लगता है, सपा ने साथ नहीं दिया क्या इनका? मेरे ख्याल से जितना साथ देना चाहिए था सपा ने नहीं दिया। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश है ही नहीं, ना होनी चाहिए किसी के भी दिमाग। कोई एहसान नहीं किया करेंगे वो, उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। ये तो अगर उनके ऊपर झूठे केस, किसी एक आम आदमी पे भी अगर झूठे केस बनते हैं तो किसी भी चुनी हुई सरकार की ये संवैधानिक जिम्मेदारी होती है तो वो केस वापस ले। तो अगर वो किसी के खिलाफ गैर कानूनी, तो इसको कोई एहसान के तौर पे नहीं दिखाया जाना चाहिए। अखिलेश यादव जी इतने सीनियर लीडर हैं, उनको थोड़ा समझदारी से भी काम लेना चाहिए। कोई एहसान नहीं है, वो तो किसी भी चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी होती है झूठे केसों को वापस कराना। हाँ, वो तो है ही ना। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, अगर वो मुस्लिम क़यादत कर रहे हैं तो उन्हें ये 92 केस नहीं, 1,92 केस उनके खिलाफ बन जाए, वो जेल में दोबारा चले जाए, उन्हें पीछे नहीं हटना, फिर नेता मत बने। अगर टूट जाता है, पूरे समाज को तोड़वाने की जिम्मेदारी जब किसी के कंधों पे आ जाए तो वो जिम्मेदारी अपनी गर्दन दे के। जेल में गए तो फिर समाज कहाँ था? समाज ने तो कोई आंदोलन प्रोटेस्ट, समाज तो साथ नहीं आया उनके, नहीं साथ तो उनका परिवार ही आया। देखिए, नहीं, हम लोगों ने सबने, ये बात गलत है आपकी, मैंने खुद उनके परिवार के पास 10 बार मैसेज भिजवाए, मैं उनके निकटतम लीडर्स के पास खुद चल के गया अपनी तरफ से। सर एक कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ उनकी रिहाई को लेकर सर? तो ये उनको अपने आप सोचना चाहिए ना। तो फिर आप बार बार क्यों कह रहे हैं कि समाज समाज समाज? समाज इसलिए कह रहा हूँ कि समाज की वजह से ही वो हैं अभी भी, वरना आजम खान साहब में कोई खासियत नहीं है, ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, जो भी उनकी वैल्यू है इसलिए है कि वो 10 बार के एमएलए बने और समाज ने जिताया उन्हें। आपको क्या लगता है मुस्लिम तंजीमें भी इन पर राजनीति करेंगी कुछ? बिल्कुल कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं, सब करेंगे। अब देखिए, AIM के एक प्रवक्ता को मैं सुन रहा था आज सुबह, तो वो ये कह रहे थे कि जो इल्ज़ाम हम AIM पे लगाते हैं वही इल्ज़ाम अब वो जो AIM के बड़े प्रवक्ता हैं वो आजम खान साहब पे लगा रहे थे कि ये, हाँ, वो ये कह रहे थे कि भाई ये अब बाहर आए हैं तो इनकी सांठ-गांठ हुई है, कुछ ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ये सब वो बोल रहे थे। अब ये बात जो आजम खान साहब पे सही है, जिनके ऊपर केस लगा के उनकी प्रॉपर्टीज जब्त की गई, तो क्या ओवैसी साहब पे सही नहीं है जिनके पास हज़ारों लाखों करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं और उनके खिलाफ कोई रेड भी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही? तो धीरे धीरे करके जो सच है ना वो सामने आएगा, ज़मीन फाड़ के सामने आएगा, आसमान फाड़ के सामने आएगा। ये सब एक दूसरे की पोल खोलेंगे, आप देखेंगे वक्त। मुझे लगता नहीं है अगर वो अपनी इज्जत बना के मुस्लिम समाज को बराबरी का हक दिलाएंगे किसी भी पार्टी में जाने, और बराबरी का हक का मतलब ये नहीं है वादा, पार्टी के अंदर पार्टी के पास जो भी पोस्ट हैं उसमें बराबर का हक वो दिलवाने में सफल होंगे तो उसके बाद मुस्लिम समाज वोट देगा, मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। वरना अभी तो मुस्लिम समाज एक तरीके से सपा के पास ही एकजुट है, लेकिन उसको वहाँ से निकालने के लिए कुछ एक्चुअली प्रैक्टिकल कुछ चीज़ टेबल पे रख के देनी पड़ेगी। सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा, ना किसी आजम खान साहब से काम चलेगा, ना किसी और से चलेगा। सपा से मुस्लिम वोट को लेके आने का मतलब ये है कि कुछ जो मुस्लिम समाज ने दूसरे कमज़ोर समाजों की तरह धोखे जो खाए हैं उन धोखों को दोबारा नहीं खाना पड़ेगा, ये किसी और पार्टी को करके दिखाना पड़ेगा, जब भी सपा से मुस्लिम वोट हट पाए। अब वॉशिंग मशीन से ना आए, मेरी यही दुआ है, वॉशिंग मशीन के ज़रिए ना आए, लड़के आए या अंदर रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगत सिंह साहब तो ऊपर चले गए थे ना देश के लिए, फांसी पे चढ़ गए थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी ने हाथ नहीं जोड़े थे जाके सबसे, हमसे भी, हमारे साथ भी किसी ने हाथ नहीं जोड़े आके कि हम आके CNRC का प्रोटेस्ट में आगे थे, या हमने जो भी किया हमारे ऑफिस में, किसी से हाथ नहीं जोड़े किसी ने, समाज ने आके, हमने खुद ने कॉल ली। तो अब जो भी खतरे होंगे वो हम झेलेंगे, ये हमारा जाती मसला है। सर आजम खान, क्या समाज समर्थन करने आए या ना आए, हम अपने रास्ते से हटेंगे नहीं। इसीलिए वॉशिंग मशीन के जरिए कोई ना आए, और वॉशिंग मशीन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यासीन मलिक साहब हैं। आप जानते हो यासीन मलिक साहब को, 1990 के दशक से, और मैं ये बात बार बार कह रहा था कि, और कश्मीरी मित्रों से अपने में हमेशा कहता था कि ये व्यक्ति जो हैं ये RSS के टच में हैं, ये, और RSS के अंदर जो RSS के लोग जो हमारे विभिन्न एजेंसीज में भी है ना, रोग एलिमेंट जिन्हें मैं कहता हूँ, वो RSS के मेंबर्स, हमारी IB और रॉ, बहुत सारे अंदर रोग एलिमेंट्स हैं जो RSS के मेंबर हैं, ये उनके टच में हैं। तो आज देखिए, एक मिनट, तो उन्हीं यासीन मलिक साहब के खिलाफ अब NIA ने ये लगाई है कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो अब उन्होंने एक लंबा चौड़ा एफिडेविट बना के ये बताया कि हम तो शुरू से RSS के टच में थे, हम तो शुरू से एजेंसीज के टच में थे, एजेंसीज मतलब डोभाल साहब जैसे लोगों के टच में। तो
कौन के किसके टच में थे? आरएसएस के टच में थे ना। आज जब अपनी गर्दन पे आ गई तब सच खोल रहे हैं। एक दिन ये सब लोग भी, मैं इनको वार्निंग दे रहा हूँ, जो जेलों के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, अगर आप वॉशिंग मशीन के जरिए निकल के आओगे ना तो आपको फांसी की सजा आज नहीं तो कल झेलनी पड़ेगी। जैसे यासीन मलिक, किसी ने जाके पैर पकड़े थे कि आओ देश बचाने के लिए काम करो, तो उमर खालिद आपकी ने जो बिल्कुल सही किया, लेकिन सही करने के बाद अगर वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वॉशिंग मशीन में जाएंगे, वो गलत होगा। मैं कह रहा हूँ हम लोग छुड़ाएंगे ना उन्हें, अगर हम लोग जिंदा हैं। कब छुड़ाओगे सर? 5 साल तो हो गए। देखिए अभी उसमें एक लंबा विषय में जाना नहीं चाहता, कब छुड़ाने की बात नहीं है। अगर ठीक से मैं, देखिए मेरे पास एक उसमें क्लाइंट है तस्लीम, जो आर्ग्यूमेंट इनके लिए ली गई है ना, जो रिजेक्ट करने के लिए सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट यही है कि आपने खुद ही देर कराई बेल में बहस करने में और ट्रायल करने में, खुद ही देर कराई और खुद ही ये कह रहा हो कि देर की वजह से हमें बेल दे दो। तस्लीम की केस जो अलग से जजमेंट आई है, जिसकी दूसरी बेंच ने की है, उसमें क्या कहा गया है कि मैंने उसमें एक एक डेट में हम पेश हुए, एक भी तारीख हमने नहीं ली और एक भी लंबी बहस भी नहीं की, तब भी हमारा ये केस कह के रिजेक्ट हुआ है कि दूसरे लोगों ने, ये शर्जील इमाम और दूसरे जितने भी ये दूसरे लोग हैं, इन लोगों के वकीलों ने डेट ली, उन्होंने देर की, इसलिए तुम्हें भी उनकी वजह से भुगतना पड़ेगा। अगर ये सारे वकील हमारी तरह डेट नहीं लेते एक बार भी, तब जमानत होती। बड़ी मुश्किल का काम होता है जब संस्थान कॉम्प्रोमाइज्ड हो या ऐसा लगता हो। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला था ना, सुप्रीम कोर्ट पे दबाव है। जब ऐसा माहौल हो तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। क्या कपिल सिब्बल ठीक काम नहीं कर रहे अपने आप? मेरे ख्याल से उन्होंने ठीक काम नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने डेट्स ली हैं। वो अपनी, आप ऑर्डर शीट देख लो ना, मेरी बात, मेरे मुंह से क्यों कड़वी बातें कहलवाते हो आप ऑर्डर शीट जाके देख लो, हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लो, मेरे वाला भी ऑर्डर पढ़ लो, तस्लीम वाला भी और उनका भी पढ़ लो। वकीलों की गलती है, हालांकि पूरी गलती नहीं है, लेकिन गलती है, क्योंकि बहस तो पूरी की जाएगी ना, अपना केस तो पूरा रखा जाए। तो कोर्ट ही शुरू करेगा ना, कहाँ ट्रायल कहाँ बहस? तो ट्रायल शुरू होगा अभी उसमें देखिए ये विषय ऐसा है कि लंबी लंबी बहस कर रहे हैं लोग, और उसके बाद फिर बहुत सारे वकीलों ने ये कह भी डेट ली है कि आज हमारा सीनियर एडवोकेट मौजूद नहीं है, आज हमारा ये सीनियर एडवोकेट मौजूद नहीं है। वो बहानेबाजी है। मतलब आप फिर वही बात कर रहे हो, अगर नॉर्मल हालात होते, अगर बिल्कुल संविधान से अदालतें चल रही होती, तब बिल्कुल ये बात नहीं चलती। लेकिन अभी आप, माहौल ये है और आप ये बहाना बना के निकलना चाह रहे हो कि भाई नॉर्मल हालात में तो वकील लंबी बहस करेगा ही। इसमें लंबी सीरीज लिखा रखी है कि इतनी बार डेट ली इस वकील ने, इतनी बार डेट ली इस वकील ने, इतनी बार डेट ली इस वकील ने। ये उस ऑर्डर में बाकायदा लिखा हुआ है। और ऑर्डर शीट जाके आप अगर ट्रायल कोर्ट की देखोगे तो उसमें नजर आएंगे कि आज ये वकील उपलब्ध नहीं है, आज ये नहीं है। तो इसकी, अब उन्हें तो बहाना ही चाहिए ना, सिर्फ जो लोग ईमानदारी से अपना नहीं काम कर रहे हैं उन्हें तो इतना सा बहाना चाहिए। ऐसे वकील चाहिए इसमें, और अच्छे वकील ऐसे चाहिए जो बहाना न दें। इसके लिए बड़ी मेहनत लगती है, बहुत काम छोड़ के मुझे भी जाना पड़ता है। मेरी भी वकालत को कोर्ट क्यों डेट दे रहा था? उधर हफ्ते की डेट दी है ना, हफ्ते की डेट दी है ना, वो माइनस करा लो आप। ये भी इनको बहस करनी चाहिए थी जो नहीं की, कि प्रोसिक्यूशन ने कितनी गलती की है और हमने कितनी गलती की है। जैसे हमने कहा था अपनी बेल एप्लीकेशन में, अगर हमने कोई गलती की है तो उसको माइनस कर लो, तो हमारी तो कुछ माइनस करने के लिए था ही नहीं ना, तो इसलिए हमारे पूरे 5 साल गिने गए। लेकिन तब भी ये कहा गया कि आपके दूसरे जो मुलजिम हैं उन्होंने तो डेट ली है, तो इसलिए आपको भी सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर सारे वकील ऐसे होते तब ये बहाना नहीं मिलता और तब बेल होती, वरना बेल नहीं होगी।